नमस्कार। मैं अमरजीत कुमार। आज का ये वीडियो और ये जो सीरीज होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि हम कवर करेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान को और शुरू से लेकर के चलेंगे, यानी कि इतिहास से लेकर के चलेंगे, जहाँ पर हम आपको जितने भी यहाँ पर इतिहास के पाठ हैं, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या फिर आपका आधुनिक भारत के इतिहास हो, इन सभी इतिहास को आपके बुक के सपोर्टिंग माध्यम के साथ साथ हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ऐड करते हुए हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने बहुत बार इसे समझा होगा, फिर भी एक बार आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इसको देखिए, समझिए कि कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं और इसमें कैसे हम प्रश्नों को निकाल सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और आपके लिए ये सीरीज को कंटिन्यू किया है। आशा करेंगे आपको ये सीरीज पसंद आएंगे और कुछ न कुछ आपको ज़रूर यहाँ से एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिलेगा। ये जो है आपका एक सपोर्टिंग बुक के रूप में हमने रखा है, साथ ही साथ इसमें कुछ हम ऐड करेंगे, वो आप जब भी वीडियो देखें तो इसको अपने साथ ऐड करते चले अपने बुक में या अपने कॉपी में, ताकि जो कुछ भी एडिशनल पॉइंट दिखे उसको आप आसानी से बाद में रिकॉल कर सकते हैं। तो आशा यही रहेगी, हमारी पूरी प्रयास भी रहेगा कि हम इस चीज़ को आपको आपकी उम्मीद पर हम खड़ा उतरें। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम आज जो पढ़ेंगे वह होगा हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। अगर आप कंटिन्यू नहीं बैठ सकते हैं, अगर आप कहीं पर घूमते हैं, कहीं पर आते जाते, वहाँ पर भी आप इसको आसानी से सुन सकते हैं ईयरफोन लगा करके। तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है और आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो हमारे साथ बने रहें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे ये सीरीज आपको कैसा लगा और इसे कंटिन्यू की जाए। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके वीडियो देखने के समय पे अगर कोई भी एड्स आते हैं तो उसे आप प्लीज़ पूरा देखा करें, ताकि हमारा मेहनताना जो है वहाँ से मिल सके और हमें भी कुछ इच्छा हो आगे काम करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का सीरीज हम शुरू करेंगे इतिहास। चलिए शुरू करेंगे हम भारत का इतिहास से। तो भारत के इतिहास में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारा जो भारत है उसको जब बांटा जाता है तो हमारे किसी भी देश का हो, चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, उसके 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं, उसके दिशा के अनुसार अगर देखा जाता है तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के रूप में इसे हम बांट करके देखते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो जब हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत में जो हिमालय जो उत्तर में स्थित है, वहाँ से लेकर के जो हमारा नीचे में दक्षिण भारत है, वो दक्षिण भारत में हमारा कहाँ तक नीचे जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ तक ये चीज़ें काम करती है ना। इसी चीज़ को कहा गया है कि हमारा जो भारत है, यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह एक उपमहाद्वीप है जो कि भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और इसे ही हम अन्य पुराणों या महाकाव्यों में जो हमारा नाम मिलता है वह भारतवर्ष यानी कि भारतो या भारत का देश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के निवासी को हम भारतीय या भारत का संतान भी कहते हैं। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जो हमारा प्राचीन नाम है, प्राचीन भारतीय जो हमारा नाम था उसे हम जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। कभी कभी अगर आपने कोई पूजा वगैरह पे बैठा होगा तो पंडित जी जो होते हैं वो पढ़ते जम्बू द्वीप पे भारत खंड है, ऐसा करके एक कथा पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो ये जम्बू द्वीप है ये हमारा भारत का ही नाम है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जम्बू यानी कि जामुन जो वृक्ष होता है उसके द्वीप को कहा जाता है। और प्राचीन ईरान में इसे जब सिंधु नदी का क्षेत्र आता था तो सिंधु नदी के क्षेत्र होने के कारण ये सिंधु आगे चल कर के हिंदू शब्द बन गया। सिंधु जो शब्द है आगे चल कर के हिंदू शब्द में परिवर्तित हुआ। और साथ ही साथ यहाँ जब कुछ लोग बाहर से आने शुरू हुए यानी कि पश्चिमी ओर से, तो वहाँ से आने वाले लोगों ने क्या किया, इसे यूनानियों लोग ने इसे इंदे और अब इसे जो बाद में हमने हिंद नाम से पुकारा है उस नाम से भी इसको पुकारना शुरू किया था।
तो यही सभी चीज़ें जो है कि हमारे भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग भागों में बांटा जाता है। और हमारे यहाँ का जो जितने भी होते हैं, उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोली जाती है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। दक्षिण के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर द्रविड़ भाषाएं बोली जाती है। आप शैली में पढ़े भी होंगे कि द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। तो दक्षिण भारत के जितने भी शैलियाँ हैं वो सभी के सभी द्रविड़ शैली के रूप में काम करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा जो कहा जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है उसका निर्माण कुछ अलग अलग नस्ल से मिलकर के हुए हैं। वो नस्ल कौन कौन से हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, मंगलोइड, निग्रोइड, मेडिटेरियन, पैलियो मेडिटेरियन जिसे बोला जाता है, और कॉकेसॉइड, ये सभी भारत में पाए जाने वाले कुछ जनसंख्याओं के नस्ल देखने के लिए मिलता है। और जो हम भारत को पढ़ते हैं तो इसे हम मुख्य रूप से भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन से? तो एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे आज के क्लास में वह होगा हमारा प्राचीन भारत। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और अपने शब्द को, अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करके बैठेंगे, ताकि जो कुछ भी हम बोलें या आपके बुक्स में जो कुछ भी दिखाई दे उस पर आप अंडरलाइन करते चलें, नोट डाउन करते चलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत की अगर बात किया जाए तो प्राचीन भारत के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे इतिहास का, चाहे हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ें या फिर आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ें, इसका कहीं ना कहीं हमें स्रोत दिखता ही है। किसी भी प्रकार का स्रोत हो, चाहे वो हमारा पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे वो हमारे किसी न किसी इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ जो होते हैं उसका स्रोत हो, या कहीं न कहीं जो हमारे पौराणिक जो राजाएं हुआ करते थे उनका शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो, या अन्य भी प्रकार से जिसमें उन्होंने अपने रूप को, अपने शासन को खुदवाया है, उन सभी पत्थरों को देखते हुए ये सारी चीज़ें हमें याद कराता है कि हमारा जो इतिहास है वो कहीं न कहीं हमसे पीछे की अतीत को बताता है। इसी अतीत को देखते हुए जो हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर जानकारी देखें तो कहता है कि मुख्य 4 स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास से देखा जाता है। वो कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, जैसे आपका महाकाव्य है, महाभारत है, रामायण है, वेद पुराण है, इन सभी से। ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए कुछ विदेशी, जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हर्षवर्धन आया तो मेगास्थनीज आया, इत सिंह आया, बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रांत से हमारे पास आए थे। और साथ ही साथ कुछ ये हमें दिखता है कि कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी प्राप्त होता है। तो अब हम आगे बढ़ते धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ का जो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ एक माना जाता है, उसे कहा जाता है वेद। किस नाम से जानते हैं? वेद। जिसको लिखने वाले यानी कि रचना करने वाले जो व्यक्ति माने जाते हैं वह है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, जिसे हम डायरेक्ट कहते हैं कि वेदों के रचयिता कौन हैं? तो वेद व्यास होते हैं। वेद व्यास ही ऐसा है जिसमें कि हमें कहा जाता है कि वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश दिया गया है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश कहाँ से लिया गया है या कहाँ दिया गया है? तो वेद से संकलित मिलता है। और हमारे यहाँ का जो वेद है वो मुख्यतः 4 वेद होते हैं, जो कि आप भली भांति जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन्हीं चारों वेदों का जो संग्रह कहलाता है, 4 वेदों का संग्रह या वेदों का संग्रह, जिसे हम संहिता के नाम से जानते हैं। यह भी प्रश्न पूछता है हमसे कि संहिता क्या होती है? तो संहिता क्या है? तो वेदों के समूह को, वेदों के संग्रह को, या ग्रुप्स ऑफ वेदास जिसे हम कहते हैं, वह कहलाता है संहिता। अब एक एक करके हम सभी वेद के बारे में जानें। तो सबसे पहले हमारा आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि जितने भी ऋचाएं यानी कि ऋग्वेद के अंदर जो कुछ भी रचनाएं शामिल की गई है, उन सभी का जब हम क्रमबद्ध रूप से यानी कि कंटिन्यूअसली जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसके संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पास 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं देखने के लिए मिलता है।
और इन्हीं सभी को देखते हुए कहा जाता है कि जो वेद हैं, यानी कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ऋचाओं को यानी कि उसके रचनाओं को पढ़ने वाले जो व्यक्ति यानी कि ऋषि जिसको कहते हैं पंडित, उन पंडित को हम होत्री के नाम से जानते। प्रश्न हमसे पूछता है हमारे पास, जब हम सामवेद पढ़ेंगे, हम जब पढ़ेंगे यजुर्वेद, इन सभी में भी एक ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्तियों का नाम आता है, ऋषियों का नाम आता है, जिसके अलग अलग नाम होते हैं और प्रश्न इससे पूछता है। तो ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, ऋषि होते हैं, उसे हम होत्री कहते हैं। और आर्यों के आने की जो राजनीतिक प्रणाली है और उसके इतिहास की चर्चा भी हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र के द्वारा जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता जो सावित्री को समर्पित हैं, उनसे संबंधित गायत्री मंत्र मिलता है। और 9वें मंडल में किन की चर्चा है, तो एक देवता हैं सोम, उनसे संबंधित 9वें मंडल है। यानी कि ऋग्वेद का तीसरे मंडल में सूर्य देवता जो है सावित्री को समर्पित हैं और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ 8वें मंडल में हमें हस्तलिखित ऋचाओं का जो संग्रह मिलता है, जिसे हम खील कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शब्द आ रहा है, वह है कि चातुस्य वर्ण समाज। चातुस्य वर्ण समाज कहने का मतलब है कि 4 वर्णों वाला समाज, इसकी भी कल्पना हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। इन पुरुष सूक्त में 4 जो वर्ण है, जो हमारे यहाँ जो 4 वर्ण माने गए हैं, वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है हमारे, जो अगर पूरे शरीर को देखा जाए, और ये जो वर्ण जो बांटा गया था हमारे कर्मों के अनुसार बांटा गया था। वर्तमान समय में जो वर्ण है वो हटके है, और उस समय जो प्राचीन काल में वर्ण था वो हमारे कर्म के आधार पर था। तो चातुस्य वर्ण में ब्राह्मण जो है, ये मुख जो हमारे शरीर का धड़ का जो ऊपर का हिस्सा है, उसे हम ब्राह्मण कहते थे। भुजा यानी कि हमारी जो सीना हुआ करता है, उसे हम भुजाओं को हम कहते हैं क्षत्रिय। जांघ जिसे हम वैश्य कहते हैं, और शूद्र जिसे हम चरण के रूप में जानते हैं। इन्हीं धर्मसूत्र जो 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और उनके विशेष अधिकार के बारे में स्पष्ट विभेद करने के लिए ये 4 प्रमुख होते हैं। आगे देखें तो हमारे पास कहा जाता है कि ईसवी पूर्व एवं ईसवी, ये सभी चीजों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो देखते हैं ये क्या कहता। यहाँ पर कह रहा है कि ईसवी पूर्व एवं ईसवी, तो आपने पढ़ा होगा, जानते हैं ईसवी पूर्व और ईसवी क्या होता है। ईसवी पूर्व जो है कि ईसा मसीह जो हमारे जो आते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो काल होता है उसे हम ईसवी पूर्व के नाम से, यानी कि बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। और उनके जन्म के बाद को हम एनो डोमिनी यानी कि एडी यानी कि ईसवी के रूप में जानते हैं। जैसे कि आप जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। तो जैसे मैथ में आप एक संख्या होता है, रेखा पर जब आप संख्या को निकालते हैं तो 0 जो न्यूट्रल हो जाता है, उसके बाद का जो हम करते हैं माइनस की ओर जाते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि वो हमारा ईसवी पूर्व है। और जब हम प्लस की ओर जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह कैसा है, ईसवी है। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो अब आगे बढ़े तो हमारे यहाँ दिखाई देगा, हाँ, अब आगे अगर देखें तो यहाँ पर आप जब हम पढ़ रहे थे कौन सा, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में एक बात मिलती है, वामना अवतार। वामना अवतार जो संबंधित है ये विष्णु से संबंधित है। विष्णु के बौने अवतार आपने पढ़ा होगा पौराणिक कथाओं में कि विष्णु ने बौने अवतार को ग्रहण किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ 3 पग दे दो, यानी कि जितना हम चलेंगे उसके 3 पग दे दो। और उसी 3 पग में उन्होंने पूरी दुनिया को माप लिया था। तो ये 3 पग की व्याख्या कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है।
ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की भी रचना की गई है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी कि प्राचीन साहित्य की बात अगर करें तो ऋग्वेद के बाद अगर कोई और आता है तो वह होता है शतपथ ब्राह्मण। तो ये कुछ पॉइंट थे, हमने जाना ऋग्वेद के बारे में। दूसरा वेद की अगर बात करें यजुर्वेद, तो यजुर्वेद से सिर्फ हमें ये याद रख लेना है कि जितने भी बलि प्रथा है, मंत्र है, अनुष्ठान है, इन सभी के बारे में अगर हमें जानकारी मिलता है तो वह है यजुर्वेद। और यजुर्वेद के पाठ करने वाले को हम अथर्वयु कहते हैं। जबकि हमने पीछे पढ़ा था, तब जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो ऋग्वेद के पाठ करने वाले को हम होत्री कहे थे, जबकि यजुर्वेद के पाठ करने वाले को हम अथर्वयु के नाम से जानते हैं। और ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें कि यज्ञों के संबंधित विधि विधान, नियम कानून और साथ ही साथ वैसा वेद जो कि गद्य और पद दोनों में पाया जाने वाला वेद है, तो वह है यजुर्वेद। क्लियर। आगे देखेंगे हम सामवेद। अगर सामवेद की हम बात करें तो सामवेद में एक शब्द छिपा हुआ है साम। साम का शाब्दिक अर्थ माना जाता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। और गान कहने का मतलब है यानी कि जो आप गाते हैं और जिनके बारे में जो आप संगीत सुनते हैं, इन सभी के लिए तो कहा जाता है कि सामवेद को संगीत का जनक यानी कि भारतीय संगीत के जनक का वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और सामवेद में ही मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का उल्लेख मिलता है। क्लियर। और यहीं पर है कि यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन हमें नहीं मिलता, यजुर्वेद और सामवेद। आगे देखेंगे अथर्ववेद। तो अथर्ववेद कहता है कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और इसमें कुल 6000 पद हैं। इनके प्रमुख पदों में ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। यानी कि अथर्ववेद के जो मंत्र हैं वो कहाँ पर है? तो ऋग्वेद से भी पौराणिक मंत्र के रूप में जाना जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक लाइन है आपका कि वह कौन सा वेद है जिसमें कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? तो ये वही वेद है अथर्ववेद। कन्याओं के जन्म की निंदा की गई वेद जो है वह है अथर्ववेद। और इसी अथर्ववेद में ही हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि सामान्य मनुष्य में अंधविश्वास और उसके विचार का विवरण भी हमें मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कहता है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ध्यान रखना है कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि यानी कि जो कहते हैं उत्तराधिकारी के रूप में जो काम करने वाला होता है वह है अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त, जिसमें कि हमें मानव जीवन के जितने भी घर के काम हैं, कृषि के काम हैं, व्यापार का काम है, कुछ आप खोज करते हैं, विचार करते हैं, आपका रोग निवारण यानी कि आप बीमार होते तो आप कैसे अपना देखभाल करते हैं, इन सभी चीज़ों का, विवाह का, राजभक्ति का, राजा के चुनाव का, यानी कि ये जो वैसे सभी जीवन, वैसे सभी विषय जो कि मानव जीवन से संबंधित हो, उन सभी का वर्णन हमें अथर्ववेद से मिलता है। साथ ही साथ कुछ मंत्र जो है ये जादू टोना का, वो हमें अथर्ववेद से भी मिलता है, जबकि कुछ मंत्र जो बलि इन सभी से संबंधित है वह यजुर्वेद से मिलता है। यहीं पर ध्यान देंगे कि एक राजा हुआ करते थे, कुरुओं का राजा परीक्षित। कुरु का एक राजा हुआ करते थे परीक्षित, जो कि अथर्ववेद में ही चर्चा मिलता है। और अथर्ववेद में ही कहा गया है कि कुरु देश की समृद्धि तथा अच्छा चित्रण अथर्ववेद से ही मिलता है। और इसमें ही कहा गया है कि जो सभा और समिति जो है अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्री, और यही वो अथर्ववेद है जिसमें कि कन्याओं की जन्म की निंदा भी करता है। और यही वह वेद है जिसमें कि 2 बेटी के रूप में माना है सभा और समिति को।
यही में कहा गया है कि आपके नोट में दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद के रूप में ऋग्वेद और सबसे बाद के वेद में अथर्ववेद, यानी कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो ऋग्वेद, और सबसे न्यूनतम वेद कौन सा है तो अथर्ववेद को कहा गया है। और यहीं पर 6 वेदांग जो है, अगर वेद को समझना है तो हमें 6 वेदांगों की रचना की गई है उसके समझने के लिए। और वह 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद। कभी कभी हमसे प्रश्न पूछता है, यहाँ पर प्रश्न आपको दे देगा, इनमें से 6 में से आपके 4 ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जिनमें पूछेगा कि निम्न में से कौन 6 वेदांगों में शामिल नहीं है, और बाकी के आपके 3 प्रश्न ऑप्शन यहाँ से होंगे। एक कोई और भी दे देगा तो आप ध्यान में रखेंगे, और बीपीएससी का रहेगा तो आपको 5वां नंबर ई नहीं था ऊ नहीं सब मिला के मार देना है। कहता है कि भारतीय ऐतिहासिक जो है कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छी अगर जानकारी कहीं पर मिलती है तो वह मिलता है पुराणों में। और इसके रचयिता के रूप में कौन जाने जाते हैं पुराणों के, तो वह हैं लोमहर्ष और उन्हीं का बेटा उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। और पुराणों की संख्या टोटल 18 होते हैं, जिनमें से कि कुछ जो महत्वपूर्ण है जैसे कि 5 जिनके बारे में जानकारियां मिलती है, और उनमें राजाओं की वंशावली, जो राजा हुए उनके वंश की जो जानकारी हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण से मिलता है। ऊपर में एक बॉक्स में दिया हुआ था, आप देखेंगे तो पुराण और उससे संबंधित कुछ वंश के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको याद रख लेना है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। आपका मत्स्य पुराण जो आंध्र सातवाहन वंश जो है सातवाहन वंश से संबंधित, और वायु पुराण जो है ये गुप्त वंश से संबंधित होते हैं। ये 3 पुराण जिनके बारे में संबंधित वंश की चर्चा मिलती है। आगे अगर देखें तो कहता है कि अधिकतर जो पुराण है वह सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिनमें स्त्री तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति तो नहीं थी पर वह सुन सकते थे। यानी कि जो हमारा वेद है, वेद में ये कहा गया है कि जितने भी श्लोक है वो संस्कृत में लिखे तो गए थे, मगर स्त्री और शूद्र यानी कि जो महिलाएं होते थे और शूद्र यानी कि जो जिन्हें हम चरणों के समान मानते थे, पैरों के तुलना किया जाता है उनके बारे में, तो इन 2 व्यक्तियों को यानी कि इन 2 लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति तो नहीं दी गई थी, मगर वेद सुनने की अनुमति दी गई थी। और इसका जो कहता है कि पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। आगे देखते हैं। अब देखेंगे, कहता है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रिणी संहिता से प्राप्त होती है। कहां से? मैत्रिणी संहिता से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होता है। और कहता है कि जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यानी कि जो इस प्रकार से हमारे मैत्रिणी संहिता जो है वहां पर जुआ और शराब जो एक प्रकार से जीवन का एक पहलू बन गया था गंदे रूप में, वैसा ही एक पहलू जो थी तीसरा रूप में स्त्रियों को माना जाता था। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी यानी कि पत्नी कहा गया है। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। वह कौन से ग्रंथ है जहां पर पुरुष का अर्धांगिनी माना गया है स्त्रियों को, तो वह है शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के बाद सबसे प्रचलित पौराणिक ग्रंथ में से एक माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति माना जाता है, और इसका निर्माण जो है यह शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये सभी 1 लाइनर प्रश्न है, मगर आपके 1 लाइनर 1-1 नंबर देने वाले प्रश्न है। ठीक है। सबसे पौराणिक मनुस्मृति का निर्माण शुंग काल से संबंधित है, और गुप्त युग से नारद स्मृति का संबंध है। जातक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की यानी कि पूर्व जन्म की कहानी मिलता है। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और उनके कथाओं के बारे में जानकारी मिलता है।
क्लियर यहाँ तक? कहता है कि जो कुछ भी जो भगवती सूत्र है, ये भगवती सूत्र ध्यान में रखेंगे, ये जैन ग्रंथ से संबंधित है। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भगवती सूत्र जो है किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। और भगवती सूत्र में हमें भगवान महावीर के जो भी जीवन कल्प था, जीवन की दृष्टि थी, उसके बारे में जानकारी मिलता है। जबकि जातक में हमें किसका जानकारी मिलता है, तो गौतम बुद्ध का। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं चाणक्य, जिनके अन्य नाम में हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं, इन्होंने अपने बुक में जो लिखा है वह 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में बांट करके अर्थशास्त्र को लिखा। और अर्थशास्त्र जो है वर्तमान के जो हम अर्थशास्त्र इकोनॉमी जो कहते हैं उससे संबंधित नहीं है। ये उस समय का राजनैतिक दृष्टि से लिखा हुआ एक किताब है जो कि मौर्य काल के सभी घटनाक्रम को और उसके इतिहास की जानकारी हमें देता है। तो अर्थशास्त्र अगर जब चाणक्य की पुस्तक की बात करेगा तो ये राजनैतिक रूप से लिखी गई पुस्तक है। कहता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है और कल्हण द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है राजतरंगिणी। और इस राजतरंगिणी में हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलेगी? कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें यहाँ से मिलता है। यहीं पर आपको ध्यान में रख लेना है कि जो चचनामा जो है अरब के सिंध विजय का जो भी कुछ कहानियां हैं वह वर्णित है अली अहमद की पुस्तक चचनामा में। और अष्टाध्यायी की जो पुस्तक है पाणिनि, मतलब कि पाणिनि की पुस्तक जो अष्टाध्यायी है, जो कि संस्कृत भाषा, जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक के रूप में जाना जाता है। और इसमें हमें जानकारी किसका मिलता है, तो मौर्य काल से पहले, मौर्य एज जो था, मौर्य काल से पहले के इतिहास और मौर्य काल के राजनैतिक अवस्था की जानकारी हमें अष्टाध्यायी पुस्तक से प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, वहां से भी हमें जानकारी मिलती है ये कि भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का जानकारी दिया गया है। कहाँ? तो कात्यायन की गार्गी संहिता। और पतंजलि, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि पतंजलि जो थे ये किस समय के पुरोहित थे या किसके पुरोहित थे, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता। तो पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित के रूप में जाने जाते हैं। अब कुछ दिया गया है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। तो सबसे पहले अगर यूनानी रोमन लेखक की बात करें तो ये जो है सबसे पहला टेसियस जो कि ईरान का राजवैद्य माना जाता है। और ये जो है इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, कुछ अटपटा सा जानकारी, अविश्वसनीय जानकारी देकर के ये जाता है टेसियस। दूसरा है इरेटोस्थनीज, जिसे हम इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसका ही एक पुस्तक है हिस्टोरिका जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास में ये लिखी गई थी। और उस समय के जो भारत और फारस, जो कि वर्तमान का ईरान के नाम से जिसे हम जानते हैं, भारत और फारस के बीच के संबंधों के बारे में जानकारी हमें हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से मिलती है। पर यह भी जो है पूर्णतः सत्यापित नहीं। सिकंदर के साथ आने वाला यह प्रश्न बहुत बार हमसे पूछा गया है और पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि सिकंदर के साथ आने वाले कुछ महत्वपूर्ण लेखकों में खास करके ये 3 निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों प्रामाणिक और विश्वसनीयता के साथ आया था। कौन कौन है सिकंदर के साथ? निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। जबकि एक आपको आगे चलेंगे तो मिलेगा ऑन्टियोकस। और जब जब ऑप्शन में देता है तो ये चौथा ऑप्शन वही ज्यादातर देखा जाता है, ऑन्टियोकस, निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। तो ऑन्टियोकस जो आगे आप पढ़ेंगे, ऑन्टियोकस जो है ये सिकंदर के समय नहीं, डायमेकस के समय आने वाला होता है। ठीक है, आगे देखेंगे मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है, कौन सा? इंडिका। और इंडिका पुस्तक में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल के समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है।
आगे है डायमेकस। डायमेकस जो है यह सीरियन नरेश और एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस कौन है? डायमेकस का राजदूत है, और जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। एंटियोकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के राज दरबार में, और इसने भी मौर्य युग से संबंधित कहानियां ही बताया है। आगे है डायोनिसियस। डायोनिसियस क्या कहता है? यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, और डायोनिसियस जो है अशोक के राज दरबार में आने वाला व्यक्ति था। टॉलमी के बारे में कहा जाता है कि इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नाम का पुस्तक लिखा, और प्लिनी के बारे में चर्चा किया जाता है कि ये जो है इसकी एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी की पुस्तक क्या है? नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें कि भारत के संबंधित जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी और खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी देता है। आगे है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस द ऑफ इरिथ्रियन सी के बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और यह जो लेखक है करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, और उधर से ही कुछ बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दे करके लौट गया था। अब आगे जो हम जानेंगे चीनी लेखक, तो सबसे पहला जो है फाहियान। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्त नरेश थे, मतलब कि गुप्त वंश का है, और इसने जो है अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताया है, और इसने ही कहा है कि मध्य प्रदेश का जो जनता है वह सुखी और समृद्ध है, और भारत में यह लगभग 14 वर्षों तक फाहियान रहा था। एक और चीनी यात्री आता है संयुगन, जो कि 518 ईस्वी में भारत आया, और इसने 3 वर्षों तक में भारत में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा किया। और आगे है ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग की बात करें तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसोंग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया, और 1 वर्ष बाद सबसे पहले ये कहाँ पहुँचता है? तो कपीसा पहुँचता है। कहाँ पर पहुँचेगा? कपीसा। और भारत में 15 वर्ष तक रह करके यह 645 ईस्वी में चीन लौटा। 629 में चला था, 645 में लौटा। इसी बीच में इसने बिहार में जो नालंदा जिला में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर गया, वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अपनी जानकारियाँ ली, वहाँ पर से संबंधित जो बौद्ध ग्रंथ था उसको जमा किया, और यहाँ से चला गया। इन सभी चीज़ों को अपने उसने एक पुस्तक में कवर किया था, और वो पुस्तक का नाम है CUकी। CUकी इसका नाम है पुस्तक का, जिसमें कि इसके 138 देशों के विवरण की जानकारी मिलता है। और इसने ही हर्षवर्धन ने बताया, ह्वेनसोंग ने बताया कि हर्षवर्धन यानी कि जो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वह समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में अच्छी जानकारियां देता है। और इसी के अनुसार सिंध का राजा जो था उस समय शूद्र था, और ह्वेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। और जब ह्वेनसोंग भारत आया था, जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था, तो उस समय कुलपति थे आचार्य शीलभद्र, और यहीं पर विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए उस समय प्रसिद्ध था। एक आता है इत्सिंग। इत्सिंग के बारे में जानकारी ले तो ये कहता है कि भारत में 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, और इसने भी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सभी के बारे में चर्चा किया है। आगे अगर देखें तो कुछ अन्य लेखकों में एक अरबी लेखक है। अरबी लेखक में अलबरूनी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये जो है महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी की चर्चा हम आगे करेंगे मध्यकालीन इतिहास में। तो यहाँ पर जो महमूद गजनबी जो है अलबरूनी के समय में अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, और इसकी एक पुस्तक है भारत की खोज, जिसे हम उर्दू में कहते हैं किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। यहाँ पर भारत का खोज जो हिंदी शब्द है तहकीक उल हिंद या किताब उल हिंद, इसकी रचना किसने किया है? तो अलबरूनी ने किया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसके बारे में ये कहता है कि इसका जो ये तहकीक हिंद है, इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भारतौल का मापन, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान, इन सभी के बारे में जानकारियां, कुल इसके 80 विषयों पर जानकारी मिलती है।
80 अध्याय में भारत में जितने भी कुछ दैनिक कार्य के जो चीजें थी, धर्म दर्शन हो, माप तौल है, जीवन यापन है, मूर्ति कला है, इन सभी के बारे में दर्शाता है अलबरूनी। और इसी में इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। दूसरा है इब्न बतूता। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जो कि रिहला है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ज़्यादा इसने रोचक जानकारियां दिया। कौन? इब्न बतूता। और इब्न बतूता का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न ये है कि जब ये भारत आया था 1333 ईस्वी में, पहली बार दिल्ली आया, तो उस समय तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक, 1333 के आसपास में तुगलक वंश का शासन था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, और जब ये आया तो उसको दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इब्न बतूता को किसने अपना काजी या न्यायाधीश बनाया? तो MBT। कुछ अन्य लेखक है तारानाथ। तारानाथ की जो तिब्बत के थे, इनके 2 पुस्तक है, कंगियूर और तंगियूर, मगर इसके बारे में और कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं है। और एक आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो क्या कहता है कि 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, और इसका विवरण जो है वो पांड्य इतिहास के बारे में जानकारी देता है। अब आगे कुछ है कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट हमें दिखाई देगा। सबसे पहला है कि 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई यानी कि एशिया माइनर से वैदिक देवता आपका मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। नासत्य जो नाम है ये अश्विनी कुमार कहा जाता है नासत्य को। तो इन सभी की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो एशिया माइनर यानी कि बोगाज कोई से। साथ ही साथ मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत जो हेलियोडोरस था के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। यानी कि मध्य भारत में जो भागवत धर्म था इसके बारे में जानकारी हमें हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है यह भी हाथी गुम्फा से होता है। कहाँ से होती है? हाथी गुम्फा से होती है। और सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी, यह प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो सोहगौरा अभिलेख जो है दुर्भिक्ष की जानकारी देता है। और इसी सोहगौरा अभिलेख से हमें ये प्राप्त हुई है कि संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न जो सुरक्षित रखने की जानकारी है वह यहीं से मिलता है। यानी कि कहाँ से? तो सोहगौरा अभिलेख से। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से, ध्यान रखेंगे। भीतरी स्तंभ लेख से हमें क्या मिलता है? हून आक्रमण की जानकारी मिलता है। और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें एरन अभिलेख जो उस समय का शासक था भानुगुप्त, तो कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा भानुगुप्त का एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। सती प्रथा उसे कहा जाता है कि किसी भी महिला के पति अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो साथ ही साथ उस महिला को भी चिता पर जलना होता था। इसकी जानकारी हमें एरन अभिलेख से मिलती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से हमें प्राप्त होगा। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की। और कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल में बुर्ज होम जो कि एक गड्ढा घर, मतलब कि आप भी वर्तमान समय में अगर आधुनिक समय से रिलेट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट होते हैं जिसमें कि जो फर्स्ट फ्लोर होता है उससे नीचे एक ग्राउंड फ्लोर बना दिया जाता है नीचे गड्ढा में, और वो गड्ढा में अपना गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए रखता है। तो ऐसा होता था। बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती है। बहुत सारे मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा जो विलेन होता है उसका घर का नीचे ही एगो अलग से गुफा होती है ना। आगे है कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहते थे और इसी को साहित्य में कासारपन कहा गया।
जो प्राचीन काल में सिक्का हुआ करता था उसे हम आहत सिक्का कहते थे, और कसारपन जो है उसको साहित्य में कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया, और समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा जिसमें उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु जो कि पुडुचेरी के निकट है, उससे रोमन सिक्के की जानकारी मिलता है। किससे? अरिकमेडु से। नोट में कुछ दिया है कि सबसे पहले भारत का संबंध जो है बर्मा को उस समय सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे, और वर्तमान में हम जानते हैं किससे? म्यांमार के नाम से। फिर स्वर्णद्वीप कहा जाता है मलाया को, कंबोडिया जो है कंबोज के नाम से, और जावा जो कि यव द्वीप के नाम से जो जाना जाता था। इन सभी से भारत का संबंध रह चुका है। आगे कुछ आपके अभिलेख दिए गए हैं, इसको देख लेंगे। बहुत सारे अभिलेख तो याद होंगे, कुछ याद करने होंगे तो कर लेंगे। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि ये तिथि रहित, मतलब कि इसकी कोई जानकारी तिथि के अनुसार हाथी गुम्फा अभिलेख का नहीं है, जो कि कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था, यानी कि कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आता है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, या गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। ये सभी एक ही नाम से जाना जाता है, अलग अलग नामों से कहीं कहीं पर आपको दिखाई देंगे। तो जो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है, इसके शासक कौन था? रुद्रदामन था। नासिक अभिलेख जब बात करेगा तो गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख का शासक है समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन की जानकारी मिलता है। ग्वालियर अभिलेख से हमारा प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी मिलती है। एवं भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रखेंगे, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त का, जबकि गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख से हमें रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त का, और देवपाड़ा का अभिलेख से विजयसेन जो कि बंगाल का शासक हुआ करता था, और एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है अभिलेखों का अध्ययन। उत्तर भारत में जो मंदिरों की कला की शैली है उसे नगर शैली, और दक्षिण भारत के मंदिर को हम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। यानी कि उत्तर भारत, यानी कि हमारे तरफ का जो है अपने तरफ का जो भारत है, उस यहाँ पर के जो मंदिर बनाए जाते हैं वो नागर शैली के बनाए जाते हैं। जबकि दक्षिण भारत में आप कोई भी मंदिर को ले लीजिए, चाहे वो आपका तिरुपति का मंदिर हो, आपका ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो मंदिर आपके रामेश्वरम इस सब में जो मंदिर मिलेंगे, मदुरई का जो मंदिर मिलेगा, उस सभी का एक अलग ही डिजाइन है। तो ये सभी क्या कहलाता है? द्रविड़ शैली कहलाता है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इन दोनों को मिला करके जो बनाए गए मंदिर होते हैं उसे हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। एक होता है पंचायतन। पंचायतन क्या होता है? तो पंचायतन मतलब कि 5 आयतन जिसमें आपको दिखाई दे। कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपको वैसा मंदिर जिसमें कि एक बड़ा मंदिर होगा और उसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर होंगे, और ये छोटे छोटे मंदिर मिलकर के 5 मंदिर का निर्माण करता है, जिसे ही हम पंचायतन मंदिर के नाम से जानते हैं। बीच में एक बड़ा सा मंदिर होगा, उसके चारों ओर 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं, है ना। और ऐसे जो होते हैं इसमें कुछ उदाहरण के स्वरूप दिया गया है, जबकि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश का, और महाराष्ट्र का गोंडेश्वर मंदिर। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जो दशावतार मंदिर है, ये जो देवगढ़ है, ऐसा ही आपको एक शब्द और मिलेगा, देवघर। जब देवघर की बात करेगा तो ये झारखंड में स्थित है। देवघर जो स्थल जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में वर्तमान में स्थित है, जो कि भगवान शिव से संबंधित स्थल है। तो ये चैप्टर 1 था यहाँ तक। चलिए देखते हैं अब चैप्टर 2 है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी कि सीधे हम कहें तो इतिहास का वो काल जिसके बारे में हमें कोई जानकारी लिखित रूप से तो है ही नहीं। किसको कहा जाता है? कि इतिहास का वैसा काल जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं हो। तो जब लिखा हुआ ही जानकारी हमें नहीं मिल रहा है तो पढ़ने की तो
बात ही नहीं है ना। तो वैसी जानकारी जिस काल में मनुष्यों ने लिखना ही भूल गया था, और वैसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पर आपके संस्कृति और कुछ बर्तन दिए हैं, इसको एक साथ देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे मालवा संस्कृति जो है, ये सभी जो शब्द है वो संस्कृतियों से संबंधित है। आज जैसे मालवा संस्कृति है, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मालवा संस्कृति का बर्तन कैसा है या कैसा था, तो काला और लाल। बुर्जहोम संस्कृति का बर्तन धूसर के रूप में जाना जाता है। जोखे संस्कृति का बर्तन लाल हुआ करता था। दक्षिण नवपाषाण काल का जो बर्तन है वो चमकीला धूसर हुआ करता था, और पूर्वी नवपाषाण काल का जो बर्तन था, काल नहीं संस्कृति, इसका बर्तन भूरा लाल था। आगे कहता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि वैसा काल जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब हम लिख तो दिए मगर पढ़ना ही मुश्किल है, जैसे कि वर्तमान के डॉक्टर साहब, है ना, उसका दवा वही पढ़ सकता है जो दुकानदार दवा देता है ना, बाकी और कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, कौन सा राइटिंग रहता है वो कर्सिव भी नहीं रहता, कौन सा रहता पता नहीं। आगे का सिर्फ क्या रहेगा, पारासीटामोल का पीए रहेगा, बाकी सीटामोल गया। हाँ, तो ये सारा चीज जो है मतलब जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल था वो ऐसा ही था कि जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, आगे आता है ज्ञानी मानव, यानी कि जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं। इसका प्रवेश जो है धरती पर कहा जाता है कि लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। हम लोग 30,000 40,000 पहले से हैं। बुरा दुख मत लीजिएगा कि अभी 25 से 30 साल में, 30 साल पहले से हैं। ठीक है, 1000 वर्ष पहले से। आगे है पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वह शिकार था, और शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। प्रश्न पूछता है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, तो सिर्फ शिकार ही था। मार रे नाम सुने ना, गांव में जब सियार नीलगाय वगैरह आता है तो वैसा वाला। कहता है आगे का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हो गया है। ये सब आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो ध्यान दे लीजिएगा, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। आगे का आविष्कार कब हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में, और पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। और न याद रहता है तो आग लगेगा तो पूरा जलेगा। ठीक है, हाँ, और शादी कीजिएगा तो नया गाड़ी लीजिएगा, नया पहिया। ठीक है, तो कृषि का चर्चा तो अभी हम किए नहीं है, कृषि पे चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, अभी हम कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल है। वही बता रहे कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, और दहेज में 2 पहिया लीजिएगा तो पहिया का नया गाड़ी मिलेगा, तो नव पाषाण काल में होगा। आगे है कि मनुष्य में अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई, तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। यानी कि हमने जो अपना अस्थायी जीवन को व्यतीत करने का जो एक विकास किया, ये विकास हमें कहाँ से होता है, नव पाषाण काल से होता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कौन सी? कुल्हाड़ी जो है सबसे पहला उसका माना जाता है। और कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले माना जाता है, तो तांबा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक शब्द है अतिरंपक्कम। अतिरंपक्कम क्या है, तो ये वो स्थान है जहां से हमें कुल्हाड़ी की जानकारी मिली है। प्रश्न पूछता है कि अतिरंपक्कम किस लिए प्रसिद्ध है, तो कुल्हाड़ी के लिए। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में, और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। हाँ, तो देखिए कहाँ पर हम बात कर रहे थे कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है वह गेहूं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
अब क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल में जो अन्न उत्पादक स्थल के रूप में मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल की जब बात करेगा तब गेहूं एवं जौ था, जबकि मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा प्रयुक्त किया गया अनाज जो था वह चावल था। कृषि के कार्य के लिए हमने सबसे पहले गेहूं और जौ का प्रयोग किया, जबकि हमने खाने के लिए जो प्रयोग किया वह चावल किया था। राइट। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से मिलता है और कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिहवा से भी चावल मिला है और कृषि के प्रथम उत्पाद भी मेहरगढ़ से पड़ता है। आगे है पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। पल्लावरम नामक जो स्थान है, यहाँ पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। कोल्डिहवा जो है आपका यूपी में पड़ता है, कोल्डिहवा यूपी में पड़ता है और कहीं नहीं। आगे है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने होते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। कौन? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट था जिन्होंने 1863 ईस्वी में पुरापाषाणिक औजारों की खोज किया और भारत का सबसे प्राचीन स्थल में से एक मोहनजोदाड़ो, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और असम का श्वेतंभु या श्वेतभ्रू गिबन, जो असम का श्वेतभ्रू गिबन जो है, ये भारत का एकमात्र मानव कपि माना जाता है, मानवाभ कपि के रूप में जाना जाता है। एक जगह है इनाम गांव। इनाम गांव की अगर बात करें तो ये ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती के रूप में जाना जाता है और इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। जोरवे संस्कृति से इसका संबंध माना जाता है, जो कि इनाम गांव है। अगर इनाम गांव की बात करें ये किस जगह पर है, तो ये वर्तमान का जो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। कहता है भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है और भारत में मनुष्य संबंधी जो पहला प्रमाण है ये नर्मदा घाटी में मिला है, मनुष्य से संबंधित। नोट में दिया है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। कौन, किसने किया है? रिजले नामक व्यक्ति ने किया है। तो ये था चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। तीसरा चैप्टर है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमने सर्वप्रथम लिया था वह कार्बन, जो रेडियो कार्बन C14 होता है, उसके अनुसार हमने जानकारी ली और इसके बारे में जो सर्वमान्य तिथि दिया जाता है वह है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ज़्यादातर अब के समय में जो ज़्यादातर दिखाई देता है वो 2500 से 1750 वाला ज़्यादातर एक बुक में आपको दिखाई देगा और एग्जाम में भी सही मानता है। ठीक है। और ये जो सिंधु सभ्यता है इसका नाम कौन दिया था? तो जॉन मार्शल ने नाम दिया था। कहता है कि सिंधु सभ्यता जो है इसका आकार की बात करें तो ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। और सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक या प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग के रूप में जाना जाता है। सिंधु सभ्यता कैसी है? तो कांस्य युगीन है और यहाँ के जो निवासी हैं वो मुख्यतः द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय निवासी हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल के रूप में जो जाना जाता है वह है दास्क नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। और उत्तरी पुरास्थल की बात करें तो चिनाब नदी के तट पर है जम्मू कश्मीर में अखनूर के निकट मांदा। और दक्षिण में है गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र की जिला अहमदनगर में पड़ता है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सर जॉन मार्शल, जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उन्होंने
1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नाम का एक सभ्यता की विधिवत घोषणा की थी। कब क्या था? 1924 में। कहते हैं कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये सब एक ही नाम है। एक ही नाम को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम कुछ स्थितियों के अनुसार दिया है। तो कहता है कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। आगे कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। यानी कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि हम 1947 की बाद की स्थिति को देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर हड़प्पा संस्कृति के स्थल देखने के लिए मिला है तो वह है गुजरात। लोथल एवं सुतकोटता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और नोट में आप देखेंगे तो दिया हुआ होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल के रूप में मोहनजोदड़ो, जबकि भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। ध्यान देंगे, 2 प्रश्न यहाँ पर। जब बात करेगा सिंधु घाटी सभ्यता की तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है, बलूचिस्तान तक। तो इस कारण से माना जाता है कि भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जबकि भारत का सबसे बड़ा स्थल तो वह हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी पर हरियाणा में स्थित है और जिसकी खोज 1963 के आसपास में किया गया था। आपके बुक में 1969 दिया होगा, उसको 63 कर लीजिएगा। आगे देखिए तो कहता है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से। ये जुते हुए खेत वाला प्रश्न अगर आपने 67 वाला दिया होगा उसमें ये पूछा हुआ प्रश्न है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है और इस स्नानागार की अगर बात किया जाए तो इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। अग्निकुंड जो कि लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से ही एक पत्थर प्राप्त हुआ है और उस पत्थर पे 3 मुंह वाले देवता, वो कौन कौन से? तो पशुपतिनाथ की मूर्ति कहा जाता है वो 3 मुख वाले देवता। आपने मंदिर देखा होगा ऐसा जिसमें 3 मुख ऐसे रहते हैं, वो वाला। और इसमें कहा गया है कि जो उनके चारों ओर जो बैठे हुए रहते हैं, और ये प्रश्न पूछता है कौन कौन से जानवर है? तो हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा ये पशुपतिनाथ के चारों ओर बैठे हुए मूर्ति दिखाई देते, मतलब कि जानवर है। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, जिसे हम कहते हैं कि जो स्त्री जो थी उसके गर्भ से निकला हुआ एक पौधे की जानकारी हमें हड़प्पा के मोहरों से प्राप्त होता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुद्रो में मिले हैं। साथ ही साथ हमें इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और जब अभिलेख एक से दूसरी ओर, यानी कि ये होता था कि जब हम दाईं से बाईं ओर लिखना प्रारंभ करते थे, जैसे उर्दू लिखा जाता है वर्तमान में, हम लोग जो हिंदी लिखते हैं वो बाईं से दाएं लिखते हैं, उर्दू जो होता है वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। मगर जो भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता का जो था वो हम दाईं से बाईं तो शुरुआत तो करते थे, मगर जब हमारा दूसरा लाइन आता था तो हम वहीं से रिटर्न यानी कि बाईं से पुनः दाईं की ओर लिखना शुरू कर देते थे। क्लियर है? आगे चलेंगे। कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया। कैसा पद्धति है? ग्रिड पद्धति को अपनाया है। और नोट में ध्यान देंगे लिखा हुआ है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? सुमेरिया की सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो नगर विन्यास था ग्रिड पद्धति का था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर
पीछे की ओर खुलता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके कहा पर पीछे की ओर खुलता था, जबकि लोथल एकमात्र ऐसा जगह था जहां पर कि उसके दरवाजे जो थे वो सड़क की ओर खुलता था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल के रूप में गेहूं और जौ। सैदबवासी मिठाई के रूप में क्या खाते थे, तो शहद खाते थे। जो कोई जाता था उसको मिठाई खिलाता था, मगर शहद। और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य भी बनमाली। मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ पर मिलेगा, तो बनमाली में मिलेगा। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, और जिससे धान की खेती होने का भी प्रमाण मिलता है। और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। चावल के प्रथम साक्ष्य में कहाँ से मिलता है, तो लोथल से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, कहता है कि सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैदवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। क्या क्या मिले हैं, तो सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल से सैदवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में, यानी कि 1/16 हुआ करता था। सैदव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2-4 गाड़ी का, जो पहले बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी जो होता था, वो आपने देखा होगा, बचपन में बहुत चलता था, अब तो नहीं चलता। टमटम पहले चलता था, टमटम अब सिर्फ कुछ जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर है, बाकी बाजार से खत्म हो चुका है। कहता है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया का जो है वहाँ पर मेलुहा शब्द जो है वो सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक जो है बनिक बड़े के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। किसने कहा है, तो इतिहासकार पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिलता है। और स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक आपने देखा होगा, घर वगैरह में बनाया हुआ रहता है इस प्रकार से क्रॉस करके। वो सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु घाटी में कोई भी मंदिर नहीं है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। और पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड था, इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय माना जाता है। और स्त्री जो मृण मूर्तियाँ, स्त्रियों का जो मिट्टी की मूर्ति हुआ करता था, वो अधिक मिलने से ऐसा मौजूद होता है कि सिंधु सभ्यता यानी कि सैंधव समाज कैसा समाज था, तो मातृसत्तात्मक समाज था। सैंधव समाज जो है मातृसत्तात्मक समाज के रूप में जाना जाता है। सैंधववासी जो है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। उस समय में सैंधववासी पशु पक्षी को लड़ाते थे। वर्तमान में हमारे यहाँ के न्यूज चैनल आदमी को आदमी से लड़ाते हैं। आगे है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोगों को तलवार के बारे में जानकारी नहीं था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर यानी कि जो किले से घिरा हुआ था। सामान्य लोगों, निचला शहर कहने का मतलब ये होता है कि जो राजा का बिल्डिंग होता था यानी कि किला, वो चारों ओर से घिरा हुआ ऊंचा हुआ करता था, जबकि नीचे के लोग जो सामान्य लोग होते थे प्रजा, उनका नीचे से घेरा हुआ बाउंड्री नहीं होता था। मगर कालीबंगा एकमात्र ऐसा था जहां पर सबका घर जो था घेरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। और यहाँ से पूर्व हड़प्पा जो थे, मतलब कि हड़प्पा सूत्रों में खेत जोते जाने के लिए और अग्नि पूजा की ये भी प्रथा दिखाई देता है। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित था। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं मौजूद थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्वान थी। हड़प्पा में क्या किया जाता था, जलाया जाता था। हड़प्पा में सबको दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाने की व्यवस्था थी। जबकि लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधि प्राप्त हुए हैं। युग्म समाधि मतलब कि जोड़े में
पेयर में लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण है बाढ़, और आग के पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। अब नीचे में देखेंगे, नीचे में दिया हुआ है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। सबसे पहले आपका हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। इन सभी चीज़ों में कुछ कुछ है जिसको याद रखिएगा, किस नदी के किनारे है, किसने खोज किया। ईस्वी तो बहुत कम पूछता है, एक उसका राखाल दास बनर्जी वाला 1922 का मोहनजोदड़ो का पूछता है, दयाराम साहनी का 1921 का पूछता है। ये सभी मोहनजोदड़ो को देखेंगे तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में। इसकी खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी 1922 में, मैके ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 में किया। चंदहुदरो की बात करें तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु प्रांत पाकिस्तान में नवाब शाह जिला में स्थित है, और इसकी खोज मैके ने 1925 में किया था, एमजी मजुमदार ने 1931 में किया। कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। इसके खोजकर्ता में अमलानंद घोष 1951 में एवं बी के थापर और बी लाल, ये सभी मिलकर 1961 में खोज किया। कोट दीजी की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, फजल अहमद 1953 में। रंगपुर जो कि मादर नदी के है किनारे, गुजरात का काठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव ने किया था 1953-54 में। उसके बाद है आपका रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे, पंजाब का रोपड़ में स्थित है, और यज्ञदत्त शर्मा जो कि 1953-54 में किए थे। लोथल भोगवा नदी के किनारे, गुजरात का अहमदाबाद जिला में, रंगनाथ राव ने 1954 में किया। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यज्ञदत्त शर्मा 1958 में किया। सुतकांगेडोड दास्क नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के मकरान में, समुद्र तट के किनारे, ऑरेल स्टाइन यानी कि 1927 में। बनमाली जो कि रंगोई यानी कि हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में। धौलावीरा जो कि लूनी नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के कच्छ जिला में। इसके खोजकर्ता के रूप में जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट, जोशी 1967-67 में और बिष्ट 1990 से 91 में। और सोतका जो कि सादी कौर नदी के किनारे दक्षिण बलूचिस्तान में है, जॉर्ज डेल्स ने 1962 में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हमने हर एक जगह पर एक शब्द यूज कर दिया है, खोजकर्ता। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में अंतर होता है, हमने नॉर्मली भाषा में इसको यूज करता चला गया। खोजकर्ता का मतलब होता है किसी नए चीज़ों की खोज करना, और उत्खननकर्ता के मतलब होता है कि किसी चीज़ को उत्खनित करना यानी कि खोद करके निकालना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने ये कॉमनली भाषा यूज कर दिया है शब्द को खोजकर्ता, होता है उत्खननकर्ता। तो चैप्टर नंबर 3 खत्म। चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है हम जब पढ़ते हैं तो वेदों से संबंधित वाला जो ये नहीं है, ये कहता है कि जो वैदिक सभ्यता है इसको हम 2 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो एक ऋग वैदिक काल का, ऋग्वेद का जो समय था उस समय के काल का, और एक होता है उत्तर वैदिक काल। इतिहास के समय में जो उत्तर शब्द यूज किया गया है ना, वो है उस पीरियड के बाद। उत्तर का मतलब यहाँ पर यूज किया जाता है बाद। तो हमारे इतिहास में 2 भागों में बांटा गया है वैदिक काल को। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया। आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे जो आर्य लोग थे, ये वैदिक काल से संबंधित आर्य होते हैं। मैक्स मूलर ने जो आर्यों के जो मूल स्थान बताया था वह मध्य एशिया को बताया था, और आर्यों द्वारा ही निर्मित जो सभ्यता है उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। कैसे सभ्यता किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो आर्य के द्वारा निर्मित की गई सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाती है, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसकी भाषा संस्कृत हुआ करता है। कहा जाता है कि आर्यों के समय में प्रशासनिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, है ना, और इसी के कारण आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई था वो अगर आरोही क्रम में अगर देखा जाए तो 5 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा कुल, मतलब आरोही क्रम में यानी कि सबसे कम में कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व,
फिर जन, फिर राष्ट्र, इस प्रकार से इसको बांटा जाता है। और गांव के मुखिया को ग्रामीण, विष के प्रधान को विषपति और जन के शासक को राजन के रूप में जाना जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख हुआ करते थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। प्रश्न पूछता है कि वशिष्ठ कैसे पुरोहित थे, तो रूढ़िवादी। विश्वामित्र कैसे थे, तो उदारवादी पुरोहित के रूप में जाने जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कहता है कि जो सूत, रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। रत्नी किसे कहा जाता है? सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारियों को रत्नी के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करता था। रत्नी का संबंध जो है कितना है, तो 12 लोगों का था राजा को मिला करके। पूरब यानी कि दुर्गपति और अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। बाजपति एक होता है जो कि गोचर भूमि का अधिकारी होता है और उग्र जो कि अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। यहाँ पर देखेंगे आपको एक बॉक्स में दिया हुआ है दिशा, वैदिक शब्द और राजा का नाम। इसको याद करेंगे। क्या कहता है? पूरब। पूर्व के जो उत्तर वैदिक शब्द था उसे हम प्राची कहते थे और पूरब में क्या है? सम्राट का नाम आता है। पश्चिम की बात करें तो प्रतीची, और प्रतीची का जो नाम है वह स्वराष्ट्र है। उत्तर में जो उत्तर वैदिक शब्द है वह उदीची है और उदीची जो है यह विराट के नाम से जाना जाता है। और मध्य में राजा और दक्षिण में भोज के नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं एक डायग्राम पे, मैप पे। किस प्रकार से? इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसको चारों तरफ से बांट दीजिए और बांट करके इसको आप याद कर सकते हैं। पूरब, पश्चिम, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ऊपर वाला को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाला को साउथ बोलते हैं ना। तो ये इस प्रकार से आप बांटेंगे, बीच वाला आपका मिडिल पॉइंट हो जाएगा इसमें। तो पूरब में सम्राट। यहाँ पर अगर हम अपने भारत के नक्शा को अगर देखेंगे तो हमारा जो भारत के नक्शा में बिहार जो आता है एक क्षेत्र, वो पूरब में आता है ना। बीचों बीच से अगर देखते हैं तो पूरब की ओर से अगर देखें तो हमारे यहाँ पे बिहार में एक शासक हुआ करते थे, अशोक सम्राट। इनके नाम से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कहाँ पर? पश्चिम में। तो पश्चिम में आपने नाम सुना होगा गुजरात, महाराष्ट्र का जो एक हिस्सा है उसमें हम कहते हैं सौराष्ट्र, कहते हैं तो सौराष्ट्र। फिर उत्तर की ओर के देखें तो उत्तर की ओर हमारा जम्मू कश्मीर जो है उसको हम अपना इंडिया का ताज बोला जाता है, यानी कि विराट रूप है हमारा, वो दर्शाता है। मध्य में कौन बैठेगा? राजा बैठेगा। बीच में कौन बैठेगा? राजा बैठेगा। और दक्षिण के लोग भोज। भोज शब्द समझते हैं ना? भोज शब्द जिसमें कि खिलाया जाता है, तो कहा जाता है कि दक्षिण की ओर मुख करके, या खाना खाते समय भी दक्षिण की ओर बैठ करके नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे। नोट में दिया है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक शब्द पढ़ा अभी कि सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, जबकि पीछे हमने वेद में पढ़ा था। आप लोग बताएंगे कि वेद में वह कौन सा वेद था जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटी या पुत्री कहा गया है? अथर्ववेद में हमने पढ़ा था कि सभा और समिति जो है यह प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में हमें क्या प्राप्त हुआ कि सभा और समिति जो है राजा को सलाह देने वाली 2 संस्था। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ लोग हुआ करता था वो सभा में बैठता था, और जबकि जो सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता था वह समिति में बैठता था। और समितियों के अध्यक्ष को हम क्या कहते थे? ईशान कहा करते थे। और स्त्रियां जो होती थी सभा और समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था।
युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के लिए गविष्टि क्या है? तो युद्ध के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है गविष्टि, और गविष्टि जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ क्या है? तो गाय की खोज के रूप में जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, गाय के बारे में आगे चल करके कहीं पर हमें मिलेगा अधर्वी करके, सॉरी अधर्वी नहीं, क्या नाम बोलते हैं, अधन्या, अधन्या नाम मिलेगा हमें। अधन्या एक नाम मिलेगा, वो भी गाय से ही संबंधित है। आगे कहता है दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराग्य युद्ध, यह युद्ध परुशनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया युद्ध है, और जिसमें सुदास विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज को भी हमने 4 वर्गों में बांट करके पढ़ा है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। ब्राह्मण यानी कि आपका मुख्य, क्षत्रिय यानी कि जो धड़ होता है वो, वैश्य यानी कि जांघ, और शूद्र यानी कि पैर। ये सभी विभाजन व्यवसाय के आधार पर, उस समय जो ये सभी था व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जांघ से एवं शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का जो समाज था वो कैसा था? पितृ प्रधान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सैद्ध समाज मातृसत्तात्मक था। जबकि आर्य का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक यानी कि पिता को प्रधानता दी गई है, और समाज की जो सबसे छोटी इकाई यानी कि परिवार का या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। समाज का सबसे छोटा इकाई क्या था? परिवार या कुल था, जिसके मुखिया पिता को माना जाता था, और पिता को यानी कि पिता जब मुखिया के पद से जब जाना जाता था तो उसे हम कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में यानी कि वैदिक काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी, जो कि प्रथा आज भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जहां पर ये चीज देखने के लिए मिला। कहते हैं स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जो है जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन भी मिलता है। और गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को क्या दिया था? वाद विवाद का चुनौती दिया था। और एक अगला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसा ही 2-3 शब्द आगे और भी मिलता जाएगा, तो इसको अभी से ध्यान में रखेंगे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है। आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पर बेस्या आएगा, कहीं पर कुछ अन्य शब्द भी आएंगे, तो इसको अब रिलेट करते चलिएगा, जोड़ते चलिएगा। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता है। किसमें कहा गया है? तो ये ऋग वैदिक काल में कहा गया। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, और यह वनस्पति से बनाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कभी कभी कि सोम क्या है? ठीक है, सिर्फ सोम दे देगा। तो एक तो सोम जो कि हमारा देवता भी हैं, जो हमें मिले थे ऋग्वैदिक काल में, सोम देवता, और दूसरा जो हमें मिलेंगे ये होते हैं पेय पदार्थ है सोम। ऋग्वेद में जो सोम मिले थे हमें 9वें मंडल का देवता वो वाले, और यहाँ से एक पेय पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखेंगे आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन सा? बास, अधिवास और उसनिस। उसनिस नाम था ये 4। कहता अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। अब यहाँ पर दिया गया है कुछ की प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक के नाम है। यहाँ से प्रश्न एक न एक हर एक एग्जाम में दिखता है, तो याद कर लेंगे। चार्वाक ये याद करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही है। योग में पतंजलि यानी कि पतंजलि का भी बाबा रामदेव को जान रहे हैं तो उससे रिलेट कर लीजिए। साख्य में आपका कपिल है, न्याय दिलाने में गौतम है। पूर्व मीमांसा यानी कि जैमिनी, उत्तर मीमांसा में बादरायन, और वैशेषिक दर्शन के हैं कनाद या उलुक। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक हैं,
वो कनाद और उलुक हुआ करते थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन कौन कौन से थे? तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्य, यहाँ पर जो शब्द आया है अधन्य, गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि गाय को नहीं मारा जाता था। और इससे पहले जो हमने गायों की खोज के लिए एक शब्द यूज किया था गविष्टि। कहता है कि गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की भी व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा तथा सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र को माना जाता है। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु था लोहा था। ध्यान दीजिएगा, लोहा का जो प्रचलन हमें आता है आर्य से, यानी कि वैदिक काल से आता है, जबकि जब हम सैंधव सभ्यता पढ़ रहे थे वहां पर लोहा की चर्चा हमें दिखाई नहीं दिया था। कहता है कि जो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी वो जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है, जबकि तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता है। हमने तांबा का प्रयोग वहां पर देखा था सिंधु सभ्यता में, जबकि वैदिक सभ्यता में हम जाने कि लोहा भी होता है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो प्रवासी, जो जिसे हम कहते हैं माइग्रेंट, उसे हम वैदिक सभ्यता के अनुसार पणी कह सकते हैं। कहता है लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना और देना, वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। गेहूं के बदले अनाज, अनाज के बदले चावल, ऐसा। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनोट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मतलब कि कोई भी पैसा कर्ज के रूप में दिए और उस पर आप ब्याज जो ले रहे हैं उसको कहा जाता था बेकनोट या सूदखोर, जो कि आज भी ये शब्द यूज होता है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? तो अग्नि, मतलब देवता के रूप में अग्नि की पूजा किया जाता था। अग्नि देवता मनुष्य और देवता के बीच में थे। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। गंगा की चर्चा 1 बार और यमुना की चर्चा 3 बार हुआ है, और सर्वाधिक नदियों में जो हुआ है वह है सिंधु नदी का चर्चा मिलता है। अब यहाँ पर कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियों भी है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले है क्रुभ। क्रुभ जो है प्राचीन नाम है। क्रुभ का नाम वर्तमान में कुर्रम कर दिया है। कुभा का नाम जो है वर्तमान में काबुल हो गया है। बितस्ता यानी कि झेलम, अस्किनी चिनाब, परुसनी राबी और सतुद्री यानी कि सतलज, विपाशा ब्यास, सदा नीरा गंडक, दृशधति घग्घर, गोमती गोमल और सुबस्तु सुवात के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में प्रजापति के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता के रूप में किसे जाना गया? मतलब इंद्र के स्थान पर प्रजापति को माना गया। अब यहाँ पर कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के नाम दिए गए हैं, इसको देख लेंगे। क्या कहता है कि इंद्र कौन थे? तो इंद्र को कहा जाता है युद्ध का देवता एवं वर्षा कराने वाला देवता। अग्नि कौन है? तो देवता एवं मनुष्य के बीच के संबंध को दर्शाता है। वरुण देवता की बात करें तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात करता। दिन रात करने वाला, सत्य का प्रतीक, वर्षा कराने वाला, वर्षा कराने मतलब ऋतु परिवर्तन करने वाला, फिर आपका समुद्र का देवता, पृथ्वी और सूर्य का देवता, ये सभी किसको कहा जाता है? तो वरुण को। ध्यो, ध्यो किसको कहा गया है? कि तो आकाश का देवता जो कि सबसे प्राचीन है। सोम कहा गया है वनस्पति देवता को। उषा कहा गया है प्रगति एवं उत्थान के देवता को। अश्विनी कहा गया है विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण कहा गया है पशुओं का देवता। विष्णु कहा गया है विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता। मरुत कहा गया है आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का स्थान किया गया, ये ध्यान में रखेंगे। आगे ये सभी की चर्चा मिलेगा, कौन कितना बार कराया है, कहाँ कब हुआ।
तो उत्तर वैदिक काल में राजाओं का जब राज्याभिषेक हुआ करता था तो उसमें जो यज्ञ होता था उसे हम राजसूय यज्ञ कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा, जो कि हम सैंधव सभ्यता तक हमने पढ़ा कि हमारा जो वर्ण व्यवसाय है वो हमारे कर्मों के आधार पर था, हमारा व्यवसाय के आधार पर था। जबकि अब जो है हमारा जो अभी भी जो हमारा आता है वो अब आता है जन्म के आधार पर, यानी कि अगर हमारा कोई एक पूर्वज अगर वो निचली जाति के बन चुके थे, अब उनका जो अगला जो वंशज आता गया वो वंशज अब निचली ही जाति के कहलाना शुरू हो गया, और जिनके वंशज ऊपरी जाति के थे वो ऊपरी जाति के आधार पर, यानी कि अब जो है हम जन्म के आधार पर निर्धारित वंश को फॉलो करते हैं और जो हमारा वर्ण है वो चलता है। आगे कहता है कि उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था, यानी कि जो हल हुआ करता था वो कहलाता था सीरा, और जो हल से जोते गए खेत जो होता था उसे हम सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या 25 है, जिसमें सबसे पहला तत्व के रूप में किसे माना जाता है तो प्रकृति को। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन था? कपिल। हाँ, आगे है सत्यमेव जयते। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाभ से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाभ से की गई है, किसमें तो मुंडकोपनिषद में। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, और लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? विश्वामित्र ने। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, और महाकाव्य जो है दो है, महाभारत एवं रामायण। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। और वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने किया है। ये वही बादरायण है जो कि उत्तर मीमांसा की रचना की है। तो ये था चैप्टर नंबर 4 वैदिक सभ्यता। इसके आगे है महाजनपदों का उदय, जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, और हमने पूरी प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। तो अगली इसकी क्लास आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अपने अन्य सभी स्टडी ग्रुप और दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें, और साथ ही साथ मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट में ज़रूर अपना वक्तव्य को जरूर दिया करेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।